आयोडाइड की स्ट्रक्चर। इज इट विजिबल टू यू? दिख रहा है आपको बेटा? दिख रहा है? इज इट विजिबल टू यू? सो कैडमियम आयोडाइड की स्ट्रक्चर उस दिन रह गई थी, बाकी सारी स्ट्रक्चर हमने कर ली थी। कैडमियम आयोडाइड की स्ट्रक्चर का एक स्पेशल फीचर है जिसकी कि हम लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? कैडमियम आयोडाइड की स्ट्रक्चर में आयोडाइड आयंस जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉलो सर्कल्स एंड दे आर फॉर्मिंग HCP अरेंजमेंट, बट दिस अरेंजमेंट इज रिपीटेड, नॉट जैसे हमने पहले बनाया था वैसे नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर में एक स्पेशल फीचर क्या है? पहले हम हेक्सागोनल फेस बनाते हैं उसी तरह से जैसे हम बनाते हैं पहले, इस तरह से ये इसको उसी तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ। फिर कॉर्नर्स ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से, इसी तरह से ये वाले कॉर्नर्स ज्वाइन हो रहे हैं एंड दिस रिप्रेजेंट्स HCP अरेंजमेंट ऑफ आयोडाइड आयंस। ये HCP अरेंजमेंट है। तो HCP अरेंजमेंट में हम एक लेयर और बनाते हैं इस अरेंजमेंट में, यहां से शुरू करके ऐसे, फिर ऐसे, और ये बड़ी साइड बनाई थी हमने थोड़ी, तो ये छोटी बनानी है, यहाँ पे ख़त्म करनी है। ये छोटी बनानी है तो ये साइड थोड़ी बड़ी बनानी है। ये एक फेस जो है वो और बनाना है इस अरेंजमेंट में, एक साइड यहाँ पे और एक यहाँ पे लेके हमने एक हेक्सागोनल फेस बनाया है। उसके बाद हमने उसी तरह से इसको ज्वाइन कर लिया, ये हमारे पास एक और हेक्सागोनल फेस बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? आयोडाइड आयंस आर अरेंज्ड इन HCP अरेंजमेंट। ये आयोडाइड आयन है जो कि HCP अरेंजमेंट बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कैडमियम आयंस। कैडमियम आयंस, कैडमियम आयोडाइड को इस तरह से लिखते हैं CdI2। कैडमियम आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइट्स। हमने क्या लिखना है? स्पेशल फीचर इसका, दे आर ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल साइट्स बिटवीन alternate layers of iodide ions. सो ऑक्टाहेड्रल साइट्स हर एक आयन के पीछे एक होती है, और ऑक्टाहेड्रल साइट्स हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हमने उस दिन किया था भी, टेट्राहेड्रल साइट्स तो क्या है, इनके ऊपर ऊपर बनाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल साइट्स क्या बनाते हैं? अगर हमारे पास सेकेंड लेयर जो है ऐसे करके बनाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल साइट्स जो हैं वो उल्टा डायरेक्शन में इस तरह से बनाते हैं। एक ये है और एक ये है और एक ये है। जैसे हम इस तरह से सेकेंड लेयर बनाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल साइट्स, आपको याद होगा पहले दिन हमने ऐसे सेकेंड लेयर बनाई थी, तो ऑक्टाहेड्रल साइट उससे उल्ट साइड में बनाते हैं। इसी तरह से हमने 3 जो हैं ऑक्टाहेड्रल साइट्स बना ली। ये ऑक्टाहेड्रल साइट्स जो हमने बनाई हैं ये कैसे रिप्रेजेंट करनी है? 6 आयोडाइड आयन के साथ। सो ये एक कैडमियम आयन है, इसको 3 ऊपर वाली आयोडाइड आयन से जोड़ दो, 1 2 3, और 3 ही नीचे आयोडाइड आयन के साथ जोड़ दो। दिस रिप्रेजेंट्स दी ऑक्टाहेड्रल साइट। ये क्या है? कैडमियम आयंस है, सराउंडेड बाय 6 आयोडाइड आयंस। ऑक्टाहेड्रल साइट में जो भी आयंस प्रेजेंट होता है उसके 6 नियरेस्ट नेबर्स होते हैं। अब हमारे पास आयोडाइड आयन क्या है? ये आयोडाइड आयन है, इसके 3 नियरेस्ट नेबर हैं, ये और ये। इस तरह से आयोडाइड आयन जो है इट इज इन कॉन्टेक्ट विद 3
कैडमियम आयंस। ये कैडमियम आयंस जो हैं वो पिरामिड का बेस बना रहे हैं। ये एक पिरामिड है, जैसे इस तरह से हम पिरामिड बनाते हैं। ये जो बेस है दैट इज फॉर्म्ड बाय कैडमियम आयंस, और इसकी टॉप में क्या प्रेजेंट है, आयोडाइड आयन। सो इस तरह की स्ट्रक्चर की एक ये स्पेशल फीचर है भी। कैडमियम आयोडाइड की स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब है, ये आयोडाइड आयन है, ये आयोडाइड आयन है, इसके बीच में एक लेयर कैडमियम आयंस की है। उसके बाद ये आयोडाइड आयंस हैं, यहाँ पे हम कैडमियम आयन नहीं बनाएंगे, ये आयोडाइड आयन है, इसके ऊपर यहाँ पे फिर आयोडाइड आयन होंगे, बीच में कैडमियम आयंस की लेयर है। सो इसकी स्ट्रक्चर हम लिखते हैं आयोडाइड कैडमियम आयोडाइड। एक तो आयोडाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक है और कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो इस तरह से आयोडाइड कैडमियम आयोडाइड, आयोडाइड कैडमियम आयोडाइड। इस स्ट्रक्चर होने की वजह से, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होने की वजह से, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये हमारे पास हेक्सागोनल लेयर एक्स्ट्रा बनाई है मैंने, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल साइट्स बनाई हैं। ऑक्टाहेड्रल साइट का मतलब ये 6 आयोडाइड आयन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, और ये जो आयोडाइड आयन है 3 कैडमियम आयन से जुड़ा हुआ है। सो इसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह की है भी। आयोडाइड आयंस 2 लेयर्स के बीच में कैडमियम आयंस प्रेजेंट हैं, और ये आयोडाइड लेयर जो है, अगली आयोडाइड लेयर और कैडमियम आयंस विल बी सैंडविच्ड बिटवीन 2 हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ आयोडाइड आयंस। ऐसी स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आयोडाइड लेयर जो है इस आयोडाइड लेयर के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से इनमें आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं होती। सो इसीलिए कैडमियम आयोडाइड की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लेकी स्ट्रक्चर। फ्लेकी स्ट्रक्चर का मतलब ये छोटे छोटे, जिसको आप कहते हैं पाउडरी फॉर्म में ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये लेयर्स, ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है पाउडरी स्ट्रक्चर होती है, या ज़्यादा सॉलिड नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स। उसमें हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा, उसके बाद हमने जिंक सल्फाइड पढ़ा, फिर सीजियम क्लोराइड पढ़ा, फिर कैल्शियम फ्लोराइड पढ़ा, फिर हमने सोडियम ऑक्साइड पढ़ा, और लास्ट में हमने कैडमियम आयोडाइड। सो इसके बाद आपके पास जो टेबल बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड जैसी स्ट्रक्चर किसकी और हो सकती है। मोस्टली नहीं आता आपको, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड जैसी स्ट्रक्चर ही लिथियम क्लोराइड की होती है, सिल्वर क्लोराइड की होती है, ताकि आपको इसमें से कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए भी ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है। इसी तरह से जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर है, उसी तरह की स्ट्रक्चर और किसकी हो सकती है। सो ये आपको कॉपर क्लोराइड की स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड जैसी होती है। तो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, प्लीज वो टेबल जो है जो एक बार देख लेना कि किस किस तरह की स्ट्रक्चर्स जो है इसकी जैसी होती है। उसके बाद आपको याद होगा मैंने उस दिन एक आपको टॉपिक करवाया था भी रेडियस रेशो किस तरह से कैलकुलेट कर देते हैं। सो बेटा अगर आपको बाय चांस लगता है कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपको उस दिन ट्रायंगुलर साइड के लिए कैलकुलेट करवाया था, और मैंने आपको कहा था टेट्राहेड्रल, क्यूबिक और ऑक्टाहेड्रल साइड्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक साइड के लिए आपने रेडियस रेशो अपने आप कैलकुलेट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क। इसके बाद एक टॉपिक है आपका मेटल आयन डिफेक्ट्स। मेटल आयन डिफेक्ट्स भी ये हर साल ही बच्चे अपने आप करते हैं, क्योंकि ये +2 का टॉपिक है। मेटल आयन डिफेक्ट्स, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टके डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट्स आपका होमवर्क है, ये आपने अपने आप पढ़ने हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम होगी वी विल डिस्कस। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज रेडियस रेशो एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड। रेडियस रेशो क्या है, रेडियस रेशो से हम किस तरह से स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। सो रेडियस रेशो क्या है, उस दिन हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय, इफ बेटे पढ़ते पढ़ते आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर दिया करो, रेडियस ऑफ एनायन, दिस इज नोन एज रेडियस रेशो। रेडियस रेशो उस दिन हमने कैलकुलेट किया था ट्रायंगुलर साइड के लिए। सो आर पॉजिटिव ओवर आर नेगेटिव जो है वो किसी की स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। हर एक सॉलिड में एक पर्टिकुलर तरह के आयंस जो हैं वो अरेंजमेंट बनाते हैं, और दूसरी तरह के आयंस जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्यूबिक या कोई भी ऐसी साइट ऑक्यूपाई करती हैं। सो ये कौन डिसाइड करता है भी,
हमारे पास कैसा अरेंजमेंट होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रेडियस रेशो। सो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए भी रेडियस रेशो है क्या। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए भी रेडियस रेशो के कम या ज्यादा होने से कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स, सो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर का मतलब कितने ऐसे आयंस हैं जो उसके आसपास उसको टच कर रहे हैं, नियरेस्ट नेबर। सो हमें ये प्रूव करना है भी रेडियस रेशो के बढ़ने या कम होने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम या ज्यादा हो जाता है। सो रेडियस रेशो डिसाइड करने के लिए सपोज हम ये कोऑर्डिनेशन नंबर, हम रेडियस रेशो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कोई कंपाउंड लेते हैं जो कि कौन सी साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल साइट। ऑक्टाहेड्रल साइट में नियरेस्ट नेबर 6 होते हैं और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक कैटायन है और इसको टच करते हुए 4 एनायन मैंने ऐसे बना दिए जो इसको टच कर रहे हैं। एक एनायन इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है, तो 6 नियरेस्ट नेबर्स हैं और साइट कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इस फिक्स्ड स्ट्रक्चर में से कैटायन का साइज छोटा कर देते हैं, कैटायन, मैंने कैटायन का साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अगर मैंने कैटायन का साइज छोटा कर दिया तो एनायन क्या होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू टच, इसको टच नहीं कर सकेंगे इस तरह से, दे विल नॉट बी एबल टू टच दिस कैटायन। अगर मैं एनायन का साइज बड़ा कर दूंगी तो भी ये इसको टच नहीं कर सकेंगे। सो हाउ द चेंज ऑफ रेडियस रेशो चेंजेस द स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ये जो मैंने बनाया है इसमें 2 तरह के कैरेक्टर्स हैं, यहाँ हम रेडियस रेशो इंक्रीज कर रहे हैं या रेडियस रेशो डिक्रीज कर रहे हैं। सो लेट अस टेक फर्स्ट केस, दैट इज वी फर्स्ट केसेस चेंज ऑफ रेडियस रेशो चेंजेस द स्ट्रक्चर। सो पहले हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें डिक्रीजिंग द रेडियस रेशो, 2 तरह से हम रेडियस रेशो डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीजिंग रेडियस रेशो, रेडियस रेशो है क्या, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, या हम इसको डिक्रीज कर दें या हम इसको इंक्रीज कर दें। आर पॉजिटिव डिक्रीजेस, आर पॉजिटिव डिक्रीजेस, ये हम आर पॉजिटिव को क्या किया, हमने छोटा कर दिया। जब हमने इसको छोटा कर दिया तो ये 4 के 4 एनायन अगर इसको टच करना चाहते हैं तो वो इस तरह से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप, मतलब ये एक दूसरे को धक्का लगाएंगे सो दैट दे कैन टच दिस कैटायन। अगर इस कैटायन का साइज हम छोटा कर देते हैं या हम एनायन का साइज क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये अब हम क्या करेंगे, कैटायन का साइज सेम रखेंगे और एनायन का साइज बड़ा कर देंगे। एनायन का साइज बड़ा करने से भी वही होगा, दे विल ओवरलैप ईच अदर, बिकॉज द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट वो होता है जिसमें एनायंस एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं और कैटायन को भी टच कर रहे हैं। जब हमने रेडियस रेशो डिक्रीज कर दिया, कैसे, या इसको बढ़ा दिया या इसको कम कर दिया, सॉरी, या इसको कम कर दिया या इसको बढ़ा दिया। ये वैल्यू सपोज 4 है, ये 4 वैल्यू क्या है, इट इज आई थिंक सॉरी 8/2 है, सपोज 8/2, तो ये 4 वैल्यू आ रही है। इसको हम 4 से कम करना चाहते हैं तो या हम इसे 6 कर दें और या हम इसे 4 कर दें। तो ये हमने क्या किया, आर कम कर दिया, कैटायन का साइज छोटा कर दिया, ये हमने एनायन का साइज बड़ा कर दिया। दोनों केसेस में ये एक दूसरे को, ये एनायन को सॉरी कैटायन को टच नहीं कर पा रहे। जब ये टच नहीं कर पा रहे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन ये होगी भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इट विल डिक्रीज। तभी ये इसको टच कर सकेंगे अगर हम नंबर ऑफ एनायंस जो हैं वो कम कर देंगे। नंबर ऑफ एनायन टचिंग द कैटायन मींस कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भी, अगर हम रेडियस रेशियो इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीजिंग रेडियस रेशियो, ये फिक्स्ड सिचुएशन है जैसे हमने पहले कंसीडर किया था।
ये एक कैटायन है और इसको 4 एनायन टच कर रहे हैं, 4 एनायन। उसी तरह से अब हम इंक्रीज द रेडियस रेशो। इंक्रीज द रेडियस रेशो क्या होगा, या हम इसको बढ़ा दें, इसका साइज बड़ा कर दें, इसका साइज बड़ा कर दें। आर पॉजिटिव इंक्रीजेस इंक्रीजेस, यहाँ आर नेगेटिव डिक्रीजेस। अगर आर पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, हमने इसका साइज क्या कर दिया, पहले से बड़ा कर दिया। ये बड़ा कर दिया तो ये एनायन को पुश करेगा, एनायन को पुश करेगा तो एनायन जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। इस तरह से वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अगर हम आर नेगेटिव डिक्रीज कर देते हैं, आर नेगेटिव डिक्रीज कर दिया, अब हमें कैटायन का साइज उतना ही रखना है और इनको छोटा कर दिया, ये छोटा कर दिया। दोनों बार पॉसिबिलिटी क्या है, बीच में जगह खाली बच गई, बीच में जगह खाली बच गई मीन्स और एनायंस इसमें फिट हो सकते हैं। और एनायन फिट होने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज। सो दिस प्रूव्स दैट, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, शो दैट द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेडियस रेशो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वहां हमें प्रूव करना होता है भी किस तरह से रेडियस रेशो के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज प्रूव करनी होती हैं। एक बार रेडियस रेशो डिक्रीज करके दिखाओ तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, एक बार रेडियस रेशो इंक्रीज करके दिखाओ तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया। एक सेकंड पार्ट में कई बार ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ और व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, रेडियस रेशो, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था 0.1152 टू 0.255, ये हमारे पास ट्रायंगुलर साइट ऑक्यूपाई होती हैं। 0.255 टू 0.414 टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई होती हैं। 0.414 टू 0.732 तो ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई होती हैं। और 0.732 टू 1 ये हमारे पास क्यूबिक साइट्स ऑक्यूपाई होती हैं। सो रेडियस रेशो ये डिसाइड करता है भी हमारे पास कौन सी साइट ऑक्यूपाई होती हैं। कौन सी साइट ऑक्यूपाई होने का मतलब क्या है, भी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है रेडियस रेशो। फिर इसके बाद हम ब्रीफ में पढ़ते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस के लिए हमें ज्यादातर, एक क्या लिखा है बच्चे ने, मैम इन फर्स्ट केस फर्स्ट डायग्राम एनायन रिपेल नहीं करेंगे। फर्स्ट केस एनायन रिपेल नहीं करेंगे। सो बेटा जो आपने पूछा है एनायन, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। एनायन रिपेल करेंगे ही, तभी वो क्या है, किसी एक एनायन को बाहर निकाल देंगे। सो जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। जो ओवरलैप करने का यही मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। जब रिपेल करेंगे तो नेचुरली एक या दो एनायन जो है वो लीव कर जाएंगे, जिससे कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। आर यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन बेटे, आप यही क्वेश्चन पूछ रहे थे प्राची, ठीक है बेटा। सो इसीलिए जो है वो कम हो जाता है रेडियस और कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस, इसके लिए यहाँ बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। आपको बहुत सारा डाटा नहीं याद करना, आपको सिर्फ इसमें से एक दो जरूरी पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले ये है भी जो रेडियस रेशो है वो किस लिए एप्लीकेबल है, पैकिंग ऑफ हार्ड सफियर्स। हम क्या सपोज करते हैं, कैटायंस और एनायन जो है हार्ड सफियर्स हैं, बट दे आर सॉफ्ट हैं, इस तरह के हार्ड नहीं है। सो कई बार जो रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो पैकिंग नहीं होती। इसकी कोई भी एक एग्जांपल जो है, इसमें एग्जांपल दी हुई है एजी, एग्जांपल इज गिवन AgI, सिल्वर आयोडाइड की एग्जांपल दी हुई है। सिल्वर आयोडाइड में रेडियस रेशियो जो है वो 0.52 है। 0.52 यहाँ पे आता है और साइट कौन सी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई होनी चाहिए, पर इसमें कौन सी साइट ऑक्यूपाई हो रही हैं, टेट्राहेड्रल साइट्स। सो कई बार रेडियस रेशियो रूल जो है वो नहीं फॉलो होता इन पैकिंग ऑफ सफियर, क्योंकि जो सफियर्स हैं वो हार्ड सफियर्स नहीं होते, दे आर जस्ट सॉफ्ट। कई बार रेडियस रेशियो जो है वो इफेक्टिव रेडियस रेशियो जो है इट चेंजेस,
कई बार रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल को सॉलिड को एक ही स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जैसे कि हमने जिंक सल्फाइड में पढ़ा, एक जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर है और एक वुड जॉइंट स्ट्रक्चर है। तो रेडियस ऑफ कैटायन एंड आयन इज सेम। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते भी क्यों कोई सॉलिड जो है वो एक से ज्यादा तरह की स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसी तरह से रेडियस रेशियो फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई देयर आर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, जैसे कि सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। और इसी तरह के आयंस हैं जैसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं, पर उसमें रेडियस रेशियो जो है वो 6 होता है। किसी आयंस में सेम रेडियस रेशियो होने से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है और कई आयंस में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। सो लिमिटेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी, एक दो एग्जाम्पल्स बस हमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न-हैबर साइकिल। आपने सबने सुना होगा लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न-हैबर्स साइकिल। सो बेटा एनी टाइम यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक, साथ साथ भी मैसेज करके बता सकते हो। आप बाद में इंडिविजुअल नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते हो, आप कॉन्फ्रेंस कॉल करके समझ सकते हो। आप किसी भी मेथड से कोई भी चीज़ नहीं क्लियर होती जितनी देर आप कॉलेज में नहीं आ रहे। जब कॉलेज में आना शुरू कर दोगे यू कैन हैव, आप फेस टू फेस भी समझ सकते हो। सो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? एक सॉलिड बनाना है हमें, सोडियम क्लोराइड। सपोज सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें 1 मोल सोडियम आयन चाहिए और 1 मोल क्लोराइड आयन चाहिए, और ये हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो 1 मोल मैग्नीशियम आयन चाहिए और 1 मोल ऑक्साइड आयन चाहिए, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। अगर हमारे पास किसी भी सॉलिड के 1 मोल गैसियस आयंस हैं और 1 मोल गैसियस आयंस एनायंस है, उससे 1 मोल ऑफ सॉलिड बन जाता है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज व्हेन ऑपोजिटली आर चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, एनर्जी इज रिलीज्ड। सो इस एनर्जी रिलीज्ड को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम गैसियस आयंस, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब हमें 1 मोल ऑफ सॉलिड को क्या करना है, mx एक सॉलिड है, उसको हमें गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी सप्लाइड, दोनों एनर्जीज को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, इधर एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी सप्लाइड। चाहे एनर्जी रिलीज हो रही है किसी सॉलिड के बनने में, या 1 मोल सॉलिड को आयंस में ब्रेक करना है, एनर्जी हमें चाहिए, दोनों एनर्जीज को लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब लैटिस एनर्जी एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी है, किसको बाइंड करने के लिए, आयंस को बाइंड करने के लिए। सो लैटिस एनर्जी 2 चीजों पे डिपेंड करेगी, एक साइज ऑफ आयन के ऊपर और दूसरा चार्ज ऑफ आयंस। एक आयन नहीं होता, आयंस होते हैं। सो जितने आयंस का साइज छोटा होगा, जितना आयनिक साइज छोटा होगा उतना उनमें डिस्टेंस भी कम होगा। जितना आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, हाई चार्ज, उतना ही उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। सो स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन और हायर द चार्ज ऑन द एनायन, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। और जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उतना ही हम उसके आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो लैटिस एनर्जी क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैटिस एनर्जी क्या है? इट इज एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड फ्रॉम गैसियस आयंस इन सॉलिड स्टेट बनाना है। और सेकेंडली क्या है? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इनटू गैसियस आयंस। सो उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लैटिस एनर्जी को रिलेट किया हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड। अगर हमें 1 मोल, जैसे मैंने कहा, सोडियम क्लोराइड बनाना है, सोडियम को हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे, क्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, और हमारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड बन गया, पर हमें हाफ ऑफ क्लोरीन चाहिए। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें सोडियम सॉलिड को
पहले सोडियम गैशियस आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस गैशियस आयन को सोडियम आयन गैशियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाफ ऑफ क्लोरीन को पहले क्लोरीन गैशियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको क्लोराइड आयन गैशियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इन दोनों आयंस को जब मिलाएंगे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। सो बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? बॉर्न हैबर साइकिल is a cycle which relates lattice energy with other thermodynamical data. What is thermodynamics? Energy changes जिसमें हम पढ़ते हैं thermodynamical data। वो साइकिल जो कि लेटिस एनर्जी को दूसरी हीट एनर्जीज के साथ रिलेट करता है उसे हम कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं? ये सोडियम सॉलिड मैंने लिखा, ये मैंने लिखी हाफ ऑफ क्लोरीन, ये मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड सॉलिड। सो व्हाट टाइप ऑफ साइकिल? साइकिल क्या है? सोडियम सॉलिड को पहले हम सोडियम गैशियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब एक मोल ऑफ सॉलिड को गैशियस में कन्वर्ट करते हैं इस एनर्जी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। इसको क्लोरीन को हम ब्रेकअप कर लेते हैं तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल के लिए ये एनर्जी अगर डी है तो हमें हाफ मोल चाहिए, इट विल बी D/2, जितनी डिसोसिएशन एनर्जी होगी उसका हाफ। फिर हमें सोडियम गैशियस को सोडियम आयन गैशियस में कन्वर्ट करना है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ गैशियस सोडियम टू गैशियस आयंस, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। क्लोरीन गैशियस को क्लोराइड आयन गैशियस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये हमारे पास दो गैशियस आयंस बन गए, इसको जब हम एक मोल सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी, जिसको किसके साथ लिखते हैं? U के साथ लिखते हैं, लेटिस एनर्जी। अब हमें बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? विच इस एनर्जी को, जब एक मोल सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनता है, सॉलिड ये है, गैसेस ये है, इसको आपने सुना होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब एक मोल गैशियस आयंस आपस में ज्वाइन करके सॉलिड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? लेटिस एनर्जी। सो ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। जब एक मोल सोडियम क्लोराइड सॉलिड जो है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे जो एनर्जी चेंजेस आते हैं उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। पर जब एक मोल गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं इस एनर्जी को हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। नाउ हाउ टू रिलेट इट? हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर है? सब्लिमेशन एनर्जी। पहले हमें कौन सी एनर्जी दी? सब्लिमेशन एनर्जी। फिर हमने कौन सी एनर्जी दी क्लोरीन को? हमने दी डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। फिर हमने उसको सोडियम को क्या दी? आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर हमने क्या दी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फिर हमारे पास क्या है? लेटिस एनर्जी। अब इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव है, ये हमें देनी पड़ती है। डिसोसिएशन एनर्जी हाफ कर लिया, पॉजिटिव है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज्ड है। लेटिस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड है। इस कैलकुलेशन से डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम किसी भी सॉलिड की लेटिस एनर्जी या किसी भी सॉलिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेटिस एनर्जी क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल क्या है हमने पढ़ा, और उसके बाद हमें ये देखना है इस बॉर्न हैबर साइकिल की यूटिलिटी क्या है। हम किसी भी सॉलिड की डेल्टा एच फॉर्मेशन या लेटिस एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके लिए। सो इन योर बुक एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
द एंथैल्पी चेंज फॉर, ये नहीं करेंगे हम, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। ये मैग्नीशियम फ्लोराइड है, कैसे बनेगा? मैग्नीशियम सॉलिड प्लस फ्लोरीन गैस, मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया सॉलिड स्टेट। देखो 2 फ्लोरीन चाहिए तो पूरी फ्लोरीन लगेगी। हमें डाटा दिया हुआ है सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ये है 146.4 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद हमें दिया हुआ है डिसोसिएशन एनर्जी, बेटा मैं पूरी फॉर्मूला लिख ली, 158.8। उसके बाद हमें दी हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, IE2 का मतलब आप समझ रहे होंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब दोनों मिला के दी हुई है 21860 किलो जूल्स पर मोल। यूनिट्स नहीं भी लिखे तो अपने आप समझ लेना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर साइन दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपको अपने आप लगाना है। और लेटिस एनर्जी 2922 किलो जूल्स पर मोल आपको फाइंड आउट करनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो पहले आप साइकिल बनाओगे, फ्लोरीन मैग्नीशियम फ्लोराइड, magnesium is converted from solid state to magnesium gaseous, fluorine is converted into 2 fluoride gaseous। इसको हमने कौन सी एनर्जी दी? सब्लिमेशन एनर्जी। इसको हमने दी डिसोसिएशन एनर्जी। फिर ये मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो गया, IE2 ले 2 एनर्जी दी। फिर ये 2 फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ये 2 फ्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में, इनको हमने प्लस किया तो ये लेटिस एनर्जी, ये बन गई मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम गैसियस, मैग्नीशियम गैसियस से मैग्नीशियम आयंस गैसियस, फ्लोराइड आयन गैसियस, दोनों मिला के बन गया मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब हमें डेल्टा HF को रिलेट करना है, डेल्टा HF हमें फाइंड आउट करनी है। ये किसके बराबर है? सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और U लेटिस एनर्जी। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब एक ही फ्लोरीन बाई चांस यूज होगी तो डिसोसिएशन एनर्जी को हाफ कर देना है। और यहाँ पे तो दोनों फ्लोरीन यूज हो रही हैं तो हम इनसे पूरी लेंगे। तो ये हमारे पास हो गई वैल्यूज 146.4 प्लस 158.8 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2186.0 माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमें दी हुई है 332 और हमें 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 332.6 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, हमें 2 फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। बस यहीं पे आपकी गलती होती है जिससे कि आपका आंसर ठीक नहीं आता। 2922। सो यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? आप किसी भी स्पीशी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये दिया है, ये दिया है, यू कैन फाइंड आउट दिस, ये दिया है आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, लेटिस एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेटिस एनर्जी जब आप फाइंड आउट करते हो किसी भी सॉलिड की, तो उसके लिए हमें ये जो वैल्यू है अगर नेगेटिव आती है तो सॉलिड जो है वो बन जाता है, सॉलिड इज स्टेबल। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो स्टेबल नॉट स्टेबल, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज होगी तो कोई सॉलिड बनेगा, नहीं रिलीज होगी तो कोई सॉलिड नहीं बनेगा। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, ये सॉलिड बनाया है NaCl2, Na2 पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव, और इसके लिए जो वैल्यूज दी हुई हैं ये कैसे बनेगा? सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैसियस, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनेगा। पहले इसका साइकिल बनाओगे, सोडियम will be converted into sodium gaseous, then sodium will be converted into +2 gaseous। इसी तरह से क्लोरीन जो होगी वो पहले 2 क्लोरीन एटम्स में और फिर 2 क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको मिला के ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। जब आप U
नहीं दिया हुआ इसको निकालते हो, ऐसे निकालोगे। डेल्टा एच एफ दी हुई है आपको, एस सब्लिमेशन एनर्जी दी है, डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी है, और उसके बाद आपको जो नहीं दिया हुआ वो यू है। जितनी जितनी वैल्यू दी हुई है इसको और इसको नेगेटिव लेना है, ये वैल्यू दी हुई है। यू की वैल्यू जब आपने निकाली सारी इक्वेशन से, तो ये 2551 आई किलो जूल्स पर मोल, ये वैल्यू आई किसमें, पॉजिटिव साइन में। सो इसलिए क्योंकि ये लैटिस एनर्जी पॉजिटिव आती है, तो आपको पता ही है ये सॉलिड नहीं बनता, तो इसकी जगह कौन सा सॉलिड बनता है, NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता। सो किसी भी सॉलिड की आप लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करके उसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज टूडेज टॉपिक, लैटिस एनर्जी, बॉर्न-हार्वर्ड साइकिल एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करनी है, कल की छुट्टी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। नाउ वी विल बी हैविंग ए क्लास ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे आपकी क्लास कितने बजे होगी, दैट आई विल टेल। बेटा थोड़ा क्लैश आ रहा है, तो इसलिए जितने बजे भी क्लास होगी मैं आपको मैसेज करूँ। सो दैट्स ऑल टू